ये बात है कि हम बीजेपी के समर्थन में हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, ये थोड़ा सा एक कहते हैं नी जर्क रिएक्शन है। केवल नाम के लिए हम नहीं लड़ते हैं, जैसा कि जदयू ने 51 सीटों पर यूपी में लड़ा था। इंग्लिश में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। तो नीतीश कुमार का जो कल वो 90 डिग्री के एंगल पर झुक के नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम कर रहे थे, ये अभिवादन कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं। नीतीश कुमार को अब लग रहा है कि जो उनकी जो नीतियों के कारण जो बिहार का जो बुरा हाल हुआ है, और कहीं ना कहीं इनका और इनके अफसरों का जो करप्शन में जो ये लिप्त हैं, अब मुझे लगता है कि वो अपना बचाव ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल एक तस्वीर आई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, वहां से जहां उत्तर प्रदेश के नए सीएम योगी शपथ ले रहे थे। सीएम योगी ने शपथ ली है, दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। बिहार की राजनीति को उस तस्वीर ने बड़ा प्रभावित किया है। उस तस्वीर की वजह से बिहार की राजनीति में बड़ा शोर शराबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया झुककर सीएम नीतीश कुमार ने। शिष्टाचार कहा जा सकता है, संस्कार कहा जा सकता है, लेकिन राजनीति बड़ी निर्मम होती है और राजनीति में हर चीज़ के मायने निकाले जाते हैं। तो कल जब नीतीश कुमार की ये तस्वीर सामने आई तो उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो उन पर निशाना साध रहे हैं और हर आदमी अलग अलग चश्मे से इसको देख रहा है। और विरोधियों का चश्मा क्या होता है, उनका नज़रिया क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की तरफ से आ रही हैं, तो इसी कड़ी में हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत कुमार से भी बात करेंगे। उस तस्वीर से ही सवाल की शुरुआत करते हैं, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। उस तस्वीर पर पार्टी का क्या रिएक्शन है, आपका क्या रिएक्शन है, आप किस चश्मे से उस तस्वीर को देख रहे हैं? इंग्लिश में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। तो नीतीश कुमार का जो कल वो 90 डिग्री के एंगल पर झुक के नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम कर रहे थे, ये अभिवादन कह सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं। नीतीश कुमार को अब लग रहा है कि जो उनकी जो नीतियों के कारण जो बिहार का जो बुरा हाल हुआ है, और कहीं ना कहीं इनका और इनके अफसरों का जो करप्शन में जो ये लिप्त हैं, अब मुझे लगता है कि वो अपना बचाव ढूंढ रहे हैं। वो ऐसा ढूंढ रहे हैं कि ताकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन पे हाथ रहे, ताकि वो बच सके, उनके जो भी कुकर्म हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे और उनका बॉडी लैंग्वेज कहता है कि वो बिल्कुल थक चुके हैं, बिल्कुल हार चुके हैं। अब उनका समय पूरा हो गया है, अब वो राजनीति से संन्यास ले ले। हाल के दिनों में ऐसी कई चीज़ें हुई हैं बिहार की राजनीति में। एक तो नीतीश कुमार के रहते बीजेपी वो करने की हिम्मत पहले नहीं जुटा पाती, लेकिन बीजेपी ने किया है। नीतीश कुमार की नाराज़गी की परवाह नहीं करते हुए किया है। उदाहरण के तौर पर 2020 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी से कई ऐसे लोग चुनाव लड़े जो बीजेपी से बगावत करके आए थे और बीजेपी के बड़े चेहरे थे। रामेश्वर चौरसिया, राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी, और इन तीनों लोगों की एंट्री वापस बीजेपी में हो जाती है। और इन तीनों लोगों ने नीतीश कुमार के लुटिया डुबाने में अपनी भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इनकी वजह से मंत्री भी हारे जेडीयू के, जो जेडीयू कोटे से मंत्री थे। तो सवाल ये है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की नाराज़गी की परवाह किए बगैर ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में वापस किया, उनकी घर वापसी कराई। चिराग जी की एनडीए में घर वापसी हो सकती है क्या? आप ऐसी उम्मीद बीजेपी से रखते हैं क्या? अभिषेक जी, हमने ये कभी नहीं कहा है कि हम एनडीए से अलग हैं। एनडीए के घटक दलों में से एक दल हमारा भी है, और समय समय पे इस बात का आश्वासन बीजेपी के मंत्रियों ने भी दिया है, उनके शीर्ष नेताओं ने दिया है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि हमारी घर वापसी होगी क्या। हम घर में हैं और बने रहेंगे, हम यहाँ के परमानेंट सदस्य हैं। आप कह रहे हैं ये सवाल ही प्रासंगिक नहीं है, हम एनडीए में पहले से हैं? जी, और अभी भी हैं और रहेंगे भी आगे। नीतीश कुमार नाराज़ नहीं होंगे बीजेपी के साथ? खुलकर आप रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार की नाराज़गी अब वो समझें। मुझे तो लगता है कि एक कहावत है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो भाई, अगर उनको नाराज़ होना तो होते रहिए। यहाँ बात हो रही है बिहार और बिहारियों की, जहाँ पे नीतीश कुमार जी बिल्कुल फेलियर हैं, बिल्कुल फिसड्डी हैं। ये रिपोर्ट जितने भी नीति आयोग का है या
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का है, आप कहीं से भी देख लें, तो उनकी नाराज़गी को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। बोचहां से दोस्ती की शुरुआत हुई है क्या? बोचहां के बहाने अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, बोचहां उपचुनाव में बड़ी भूमिका है बीजेपी की तरफ से, उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, एक तरह से सेनापति की भूमिका में हैं, और वो चिराग पासवान से दिल्ली के 12 जनपद में मिलते हैं। फिर आपकी पार्टी का यह फैसला आता है, या चिराग पासवान का फैसला आता है कि बोचहां का उपचुनाव नहीं लड़ना है, वहाँ हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं कराना है। परोक्ष गठबंधन की शुरुआत हो गई क्या बीजेपी के साथ? अभिषेक भाई, ये बात जान लें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव वहीं लड़ती है जहाँ पे उसका जीत सुनिश्चित होता है। हमारे उम्मीदवार उन्होंने अगर काम किया होता है तब हम मजबूती से लड़ते हैं, केवल नाम के लिए हम नहीं लड़ते हैं, जैसा कि जदयू ने 51 सीटों पर यूपी में लड़ा था। बोचहा की बात है, हो सकता है कि हमारे उम्मीदवारों को समय थोड़ा और ज़्यादा चाहिए काम करने के लिए, इसलिए ये था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जहाँ पे ये बात है कि हम बीजेपी के समर्थन में हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, ये थोड़ा सा एक कहते हैं नी जर्क रिएक्शन है। चलिए, आखिरी सवाल है, मुकेश सहनी को क्या सलाह देंगे? अगर एक आम राजनीतिज्ञ के रूप में मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी ने थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी, उनका रुख उचित नहीं था। आपको गठबंधन धर्म निभाना चाहिए था, कुछ समय यहाँ बिताना चाहिए था, अपने पार्टी को मजबूत करते और उसके बाद आय की रणनीति तय करते। ये थोड़ा सा चुकन से हो गया। तो पेशेंस नहीं रख पाए, सब्र और संयम का परिचय नहीं दिया मुकेश सहनी ने, और इसकी वजह से भारी राजनीतिक नुकसान झेल रहे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।